रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स में 2022। तो मई 2022 के करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। जो भी एग्जाम नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है, उन सब में ये महत्वपूर्ण होंगे। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, एंट्रेंस एग्जाम जहां पर जीके जैसे विषय में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है, तो वहां पर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मई 2022 का ये आप वीडियो देखेंगे। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठे, जहां भी वन लाइनर अप्रोच लिखना है वहां पर उसे नोट करें। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूं, करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, आपका बहुत सारा ट्रेडिशनल जीके रिवाइज होता है और कई नई जानकारी आपको ट्रेडिशनल जीके के संदर्भ में मैं यहां पर देता हूं। तो उद्देश्य करंट जीके पढ़ाने का है कि कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेडिशनल जीके हम जिसको कहते हैं, नेशनल लेवल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके कई इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर डिस्कस होते हैं जो आपकी सक्सेस का बेस बनेंगे। तो आप साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठे और जब भी मैं ट्रेडिशनल जीके के बारे में बताऊंगा आप उसको नोट करिए। अभी हम पहली स्लाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखेंगे करंट अफेयर्स मई 2022 की जो पहली स्लाइड अभी यहां डिस्कस कर रहे हैं, इसमें देखिए, इंडिया हैज साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन, एक संयुक्त घोषणा पत्र उसने जारी किया है, विद विच कंट्री ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखिए हमारे पास चार ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो डेनमार्क है, वो जर्मनी है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो फिनलैंड है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, जो आंसर है उस पर हम बात करेंगे। पर उससे पहले अब यहां पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए देखिए एक टर्म दिखाई दे रही है, एग्रो और इकोलॉजी। एग्रो तो देखिए किस क्षेत्र की बात की जा रही है, ये कृषि के क्षेत्र की बात की गई है। और इकोलॉजी की बात की जाए तो देखिए ये इकोलॉजी क्या है, ये है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोलॉजी की भी बात की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में इकोलॉजी से रिलेटेड, पारिस्थितिकी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, जो पर्यावरण से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ है तो करंट अफेयर्स का बेस बनता है वो। तो अच्छे जो स्तरीय एग्जाम हैं जिनमें आपके नेशनल लेवल के एग्जाम जो भी हैं उन सब में तो मेंस का भी क्वेश्चन इन पर बन जाता है। तो अगर यहां पर एनवायरमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर पर रिलेटेड कोई पैक्ट हुआ है हमारे देश में किसी अन्य देश के साथ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में काउंट होता है आपके लिए। बल्कि आपको तो इस पर यह ध्यान रखना है कि कोशिश करें, अगर आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पैक्ट पर, तो ये जो पैक्ट हमने जिस देश के साथ किया है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, इकोलॉजी पर बेस्ड है, और देखिए जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर बेस्ड है। और ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे, इसे लिखा जाता है प्राकृतिक संसाधन, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो कंट्रीज पर बात की गई है आपके सामने है। अब देखिए ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन हमने अनाउंस्ड किया, ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन की घोषणा हुई है, जो आपके मैंने सब्जेक्ट बता दिए, देखिए यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मैं और बताना चाहता हूं। आपका देश भारत, और जब आपका देश भारत है इसकी जो इकोनॉमी है ये किस पर, एग्री कल्चर पर बेस्ड इकोनॉमी है। हम कैसी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, हमारे देश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आपसे डिस्कस किया है। इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, वी आर फॉलोइंग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, वन ऑफ द बेस्ट वे। देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर कृषि पर आधारित है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। तो सारे स्टूडेंट देखें, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पर अगर कहीं हमने पैक्ट किया है तो सारे स्टूडेंट सुनेंगे वो कहां पर पैक्ट हुआ, हमारा बर्लिन में पैक्ट हुआ है। बर्लिन से आप लोगों ने यहां पर पैक्ट किया है। अब देखिए जिस देश की बात की जा रही है, जर्मनी,
तो यहां पर डेनमार्क ऑप्शन है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। आप सारे स्टूडेंट आंसर टिक कर लेंगे, वो जर्मनी है। जर्मनी से अभी हमारा एक पैक्ट हुआ और हमने इन विषयों के ऊपर एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस पर पैक्ट किया। अब देखिए, मैंने आपको कहा था जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ट्रेडिशनल जीके भी क्लियर होगी। आप सारे स्टूडेंट सुन लीजिए, कैपिटल ऑफ जर्मनी, वो जर्मनी की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बर्लिन। तो कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन। तो आप लोगों के लिए ट्रेडिशनल जीके की एक अप्रोच बन गई, जीके अपडेट हो रहा है कि बताइए जर्मनी नामक देश की राजधानी कौन सी है? जर्मनी नामक देश की राजधानी कौन सी है? बर्लिन है। अब देखिए, जर्मनी जैसी कंट्रीज, तो यहां पर कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं आपको, जर्मनी का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कॉन्टिनेंट को आप हिंदी में कहते हैं महाद्वीप, और जो महाद्वीप हैं उनमें एक महाद्वीप का नाम मिलता है यूरोप और एक महाद्वीप का नाम मिलता है एशिया। लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ट्रेडिशनल जीके की वन लाइनर अप्रोच आप लिख लीजिए, विच इज नोन एज, विच इज लार्जेस्ट और बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। मैक्सिमम पॉपुलेशन किस महाद्वीप में है? कॉन्टिनेंट ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, इट इज आल्सो एशिया। कॉन्टिनेंट ऑफ मैक्सिमम कंट्रीज, सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? इट इज आल्सो एशिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो जो जर्मनी है वो किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। वर्ल्ड के दो ही कॉन्टिनेंट हैं जो लैंड पर, धरातल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक एशिया है और एक यूरोप है। तो वर्ल्ड के वो कॉन्टिनेंट जो एक दूसरे से धरातल पर जुड़े हुए हैं वो है एशिया और यूरोप। इस यूरोप कॉन्टिनेंट में ही कौन सा देश स्थित है? वो देश कौन सा है? जर्मनी। और जर्मनी की कैपिटल कौन सी है? बर्लिन। आप लोगों को याद हो गया होगा, जॉइंट डिक्लेरेशन हमने साइन किया, जॉइंट डिक्लेरेशन किया, एक संयुक्त घोषणा की हाल ही में, किस देश के साथ? जर्मनी के साथ। अगली स्लाइड पे हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करेंगे मई के करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, इसमें एक इमेज मैंने विकिपीडिया से ली है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो नॉलेज के लिए आप गूगल पे सर्च करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं, उसमें विकिपीडिया अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है। पर विकिपीडिया में जो कुछ दिया गया है उसको एक बार आप अपने बेस पर अच्छी बुक्स से कंफर्म कर लें, रेफरेंस बुकों में चेक कर लें, क्योंकि विकिपीडिया पे जो सब कुछ दिया गया है वो सही है ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं डाउटफुल होता है, कई बार एरर्स होती हैं। तो देखें, मैंने एक विकिपीडिया से जो आपको इमेज शेयर की है उसमें जो पहला पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, और इस पॉइंट को हम लोग जो डिस्कस करेंगे, न्यू दिल्ली हाईलाइट हो रहा है, 1951 हाईलाइट हो रहा है, और मेरे देश के नेशन का नेशनल फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहां पर है विच नेशन हैज रिफ्यूज्ड, यहां पर किस देश ने रिफ्यूज किया टू सेंड इट्स एथलीट्स टू एशियन गेम्स, वो एशियाई खेल। तो देखिए, एशियाई खेलों के आयोजन की बात की जा रही है जब हम लोग एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं। तो एशियन गेम जो आयोजित होने वाले हैं, अब ये सारे स्टूडेंट ध्यान रखें, वो 2022 की बात कर रहे हैं। अब यहां 2022 के जो नेशनल एशियन गेम्स हैं, इससे पहले के एशियन गेम्स कब के रिलेटेड है? 2018 पर। तो अभी तीन फैक्ट हमारे सामने डिस्कस हो रहे हैं। वो पहले एशियन गेम है 1951 में, ये लीजिए मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं 1951। तो तीनों पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, 1951 पर भी डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे, यहां पर साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडोनेशिया है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है निम्न में से जिसने अस्वीकार कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है अपने एथलीट्स को भेजने के लिए एशियन गेम्स में? तो देखिए, एशियन गेम में कौन सी कंट्री है जिसने अपने एथलीट्स को भेजने से मना किया है? इन सारे ही ऑप्शंस में साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडोनेशिया है। वो कौन सा देश है? वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसने अपने एथलीट्स को भेजने से वहां मना कर दिया है। अब देखेंगे, यहां पर मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया, ट्रेडिशनल जीके में इंपॉर्टेंट अप्रोच आप फॉलो करेंगे। 1951
वो आपके लिए जो जगह का नाम है, देखिए न्यू दिल्ली का नाम आ रहा है। वो फर्स्ट पहली बार एशियन खेलों का आयोजन कहां किया गया? न्यू दिल्ली में। आप ये मानकर चलिए, ये एक से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले स्पोर्ट्स सेक्शन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशियन गेम की शुरुआत भारत से हुई या भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया? इट वाज होस्टेड बाय इंडिया। तो पहली बार हमने आयोजन किया था न्यू दिल्ली में 1951। ये हमेशा इंपॉर्टेंट अप्रोच बनाता है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में? इंडिया को गौरव मिला इस चीज का, हमने आयोजित किए। अब देखिए यहां पर आ रहा है 2080 और 2022। तो देखेंगे 2018 का जब समय है, 2018 की जब बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक नाम आ रहा है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की जब बात करें 2018 के एशियन गेम्स का आयोजन हुआ। और 2018 के बाद अभी जब बात की जा रही है तो यहां पर देखेंगे 2022 के जो एशियन गेम सितंबर में हैं, वो किस देश में होने वाले हैं? चाइना में। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहले एशियन गेम्स कहां पर हुए थे? न्यू दिल्ली में। और देखिए दूसरे पर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन आगामी नेक्स्ट एशियन गेम विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? इट इज इन चाइना। ये कहां पर होने वाले हैं? ये होने वाले हैं चाइना में। तो किस देश ने एशियन गेमों में अपने एथलीट भेजने से मना किया है, रिफ्यूज कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली। मोर देन 1 फैक्ट है, पोस्ट कर लीजिए और इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं, और जब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री? ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री टू फीचर अमंग फीफा प्लस ओरिजिनल्स। अब देखें एक नाम आता है नेटफ्लिक्स। ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओटीटी कहते हैं, ओवर द टॉप। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि पहली भारतीय खेलकूद से संबंधित वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री जो फीफा प्लस ओरिजिनल्स पर रिलीज होगी या रिलीज हुई। अब सारे स्टूडेंट देखेंगे आखिर ये फीफा प्लस क्या है। देखिए मैंने यहां पर एक इमेज शेयर की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में अभी आपका नेटफ्लिक्स जैसे नाम चर्चा में है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ये क्या है? वास्तव में ये डिजिटल स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म है जो फीफा नामक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और फीफा प्लस इसको नाम दिया है। और फीफा प्लस जो मैंने यहां इंडिकेट किया है, इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत की पहली कौन सी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी या आपका प्रकाशित की जाएगी, प्रसारित की जाएगी? सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। देखिए सचिन अ बिलियन ड्रीम्स ये डॉक्यूमेंट्री स्पोर्ट्स पर अगर है तो क्या ये प्रकाशित की जाएगी? बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, सभी सीमाओं के पार, बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज, बोर्न टू रन, जो दौड़ने के लिए ही पैदा हुआ हो, जैसे मिल्खा सिंह। अभी आ रहा है मैदानम। तो इन नामों में कौन सी भारतीय स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है जो फीफा प्लस डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी या आपके लिए फीफा ने इसे सेलेक्ट किया? तो पहली भारतीय स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री कौन सी बनी? मैदानम। पहले तो देखिए फीफा की फुल फॉर्म यहां पर देखेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर फुटबॉल से संबंधित आयोजन, नियम बनाना, कुछ परिवर्तन करना, उन पर निर्णय लेती है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, इट इज नॉन एज फीफा। तो ये यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए एक और मैंने आपको कहा था ज्यूरिक, और ज्यूरिक लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ फिर एक बार शेयर कर रहा हूं, वो ज्यूरिक नामक जगह है। और ज्यूरिक की बात की जाए तो यह सबसे
बड़ा, लार्जेस्ट सिटी, यह सबसे बड़ा शहर है। और यह किस देश का शहर है? स्विट्जरलैंड। यह किस देश का शहर है? यह ज्यूरिक नामक जगह लार्जेस्ट सिटी है और यह है स्विट्जरलैंड में। तो देखिए आप लोगों के लिए फीफा का हेडक्वार्टर का है ज्यूरिक, और ज्यूरिक सबसे बड़ा शहर है स्विट्जरलैंड का, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज सिचुएटेड इन ज्यूरिक एंड ज्यूरिक इज सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। अब देखिए मैं आपको याद करवा रहा हूं, ये आंसर आप लोग टिक कर लीजिए कहीं ना कहीं। मोस्ट फेमस क्रिकेटर रहे सचिन, तो पहला ध्यान हमारा इन्हीं की तरफ जाता है। सचिन अब बिलियन ड्रीम्स, हो सकता है सचिन के ऊपर पब्लिश किया और रिलीज की हो ये डॉक्यूमेंट्री ना, ये है मैतानम। अब देखिए अगर आप सीधा सीधा इसको पढ़ेंगे एक टेक्स्ट के रूप में तो याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम कुछ वर्ड्स को, कुछ जीके को डिस्कस कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में वो फीड हो जाता है, बेस बन जाता है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए मैतानम, आखिर मैतानम इसका आंसर है। इस फिल्म डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया जाएगा फीफा पर। मैतानम इट इज वर्ड ऑफ तमिल लैंग्वेज, यह तमिल भाषा का शब्द है। इट इज लैंग्वेज ऑफ विच वर्ड? तमिल लैंग्वेज का वर्ड है। अब देखिए मैं भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट को या पेनिनसुला को डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर दक्षिण का कश्मीर, हेवन ऑफ साउथ इंडिया, हेवन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण का कश्मीर, समुद्र पुत्र, सन ऑफ ओशन, ये किस जगह को कहते हैं? केरला। ये किस जगह को कहते हैं? केरला को। तो वो जो केरल नामक जगह है, वो केरल नामक जगह ये साउथ इंडिया में शो किया मैंने आप। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तमिल वर्ड एक स्टेट है जिसे साउथ इंडिया में आप जानते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और केरल दोनों की लोकेशन मैंने शो की है। आखिर ये मैतानम क्या है? तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है, और इसका अर्थ होता है स्टेडियम। तो तमिल भाषा का वर्ड है ये, तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है स्टेडियम। स्टेडियम को तमिल भाषा में सीधे सीधे शब्दों में हम लिखेंगे मैदान। आखिर मैदानम क्या है? मैदानम क्या है? वो मैदान है। मैदान क्या है मेरे स्टूडेंट? स्टेडियम है। तो तमिल भाषा का वर्ड है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये जो मैदानम है, वो जो मैदान है, जो स्टेडियम है, यहां पर ये फिल्म आधारित है केरल में फुटबॉल लवर्स के ऊपर, फुटबॉल के प्रेमी, या यूं कह दें वो जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप भी देखिए ये डॉक्यूमेंट्री जिसे वर्ल्ड लेवल पर फीफा ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया है। और मैदानम, मैदानम का मतलब है तमिल के अंदर मैदान, और मैदान है केरल के फुटबॉल प्रेमियों पर। केरल में जो फुटबॉल की लोकप्रियता है उसके ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है मैदानम फीफा प्लस पर। तो मुझे उम्मीद है अब आपको याद हो गया होगा, वर्ड तमिल का है, लेकिन यह जो फिल्म है मैतानम, यह केरल की फुटबॉल के ऊपर, केरल में फुटबॉल की लोकप्रियता पर बनाई गई फिल्म है। देखेंगे अगले करंट अफेयर्स के ऊपर आएंगे हम लोग, और अगले करंट अफेयर्स पर हम जो स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं, विच सिटी, एक शहर की बात की जा रही है, कुड एक्सपेक्ट 30 सेंटीमीटर। देखें अगर हम बात कर रहे हैं तो 30 सेमी अपने आप में काफी होता है। 30 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। 30 सेमी सी लेवल राइज बाय 2040 एज पर न्यू रिसर्च। अब देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सुनेंगे, कोई एक ऐसा शहर जहां पर वर्ष 2040 तक समुद्र की सतह, सी लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना?
30 सेंटीमीटर। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में यह कहा था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में है, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, और किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम में यह मेन बेस बना होता है। एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस आनी चाहिए। तो फिर देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो रिसर्च बता रही है वो ये बता रही है कि कौन सा वो शहर है जहां पर 2040 तक उस शहर में, उस सिटी में सी लेवल, समुद्र का जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो देखिए ये हमारी जो अर्थ है, इसका जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, इस नॉर्थ पोल पर, जिसे आर्कटिक आप नाम देते हैं, वास्तव में नॉर्थ पोल पर, आर्कटिक पर केवल क्या है, आइस ही तो है। तो केवल वो बर्फ जमी हुई है। आर्कटिक को कॉन्टिनेंट या महाद्वीप नहीं माना जाता क्योंकि लैंड या सरफेस नहीं है, वहां पर केवल लेयर जमी हुई है किसकी, आइस की। तो उत्तरी ध्रुव को आप कॉन्टिनेंट में काउंट नहीं करते। और नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफी में क्या कहलाता है, आर्कटिक ध्रुव कहलाता है, वो आर्कटिक पोल कहलाता है, आर्कटिक पोल, नॉर्थ पोल। अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसी तरह से तापमान बढ़ता है, नॉर्थ पोल की बर्फ अगर पिघलेगी तो रिसर्च ये बताती है इस तरह से पिघलने के कारण जो बर्फ बनेगी और समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो इस तरह की घटनाएं आपको दिखाई देगी कि समुद्र के किनारे वाले शहर डूबने लगेंगे। अब देखिए यहां पर हम बात करें, यहां पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल जीके शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आपके देश का एक शहर है, इसे लिखते हो आप लोग मुंबई। इट इज सिचुएटेड ऑन 7 आइसलैंड। मेरे सारे स्टूडेंट सुनेंगे ये कितने टापुओं पर बसा है, 7 पर। तो स्टूडेंट ट्रेडिशनल जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक में डिस्कस हो रहा है। मुंबई इज सिचुएटेड ऑन 7 आइसलैंड एंड आउट ऑफ 7 विच वन इज लार्जेस्ट। इनमें सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, सालसेट। तो आप ये ध्यान रखें मुंबई 7 टापुओं के ऊपर बसा है और इनमें जो सबसे बड़ा टापू है वो है सालसेट टापू। तो आप लोगों के लिए ट्रेडिशनल जी के नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए आर्कटिक पोल की अगर बर्फ ग्लोबल वार्मिंग से पिघलती है तो यहां पर कहा गया 2040 तक वो कौन से शहर चर्चा में, नई खबरों में है रिसर्च के बेस पर, जहां पर 30 सेंटीमीटर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अगर 30 सेंटीमीटर वाटर लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों के लिए, मालदीव जैसे देशों के लिए तो अस्तित्व ही समाप्त होने पर आ जाएगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर अपने आप में काफी होगा और कई जगहों पर जल भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग ना हो, पृथ्वी ठंडी रहे, हम वृक्षारोपण करते रहें, ये जरूरी है। अवेयरनेस हम सबके लिए, हम सबके एफर्ट इसमें होने चाहिए। अब देखिए मैंने कुछ ट्रेडिशनल जीके आपको लिखवा दिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में वो कह रहे हैं सिडनी, बाली, माले, विलिंगटन। आप लोगों के लिए ध्यान रखेंगे विलिंगडन, इट इज आंसर। तो आप लोग सारे स्टूडेंट सुनेंगे ये जो विलिंगडन है, ये विलिंगडन जो है इसके बारे में कहा गया है, ये कहा गया है 30 सेंटीमीटर सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा 2040 तक। तो आगे बढ़ेंगे हम, स्लाइड को आप लोग नोट कर लीजिए किस शहर में ऐसी संभावनाएं बताई गई हैं। अब देखिए एक तो इस वाली स्लाइड में इस टर्म को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि वर्तमान में बड़ा चर्चा में है। अब क्यों चर्चा में, देखें नाटो कंट्रीज, और नाटो कंट्रीज में इसकी फुल फॉर्म पर बात करें तो देखिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ नाटो? हम बार बार चर्चा करते हैं नाटो नाटो। अगर आपके मैं जीके का एक क्वेश्चन पूछ लूं, बताइए नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है और इसमें कई यूरोपीय कंट्रीज भी इंक्लूड हैं।
तो यूरोपीय देश इंक्लूड है और अभी एक कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यूरोपीय देशों के बीच और रशिया के बीच टेंशन क्रिएट हो गई है। तो इस टेंशन के दौर में भी अगर इंडिया ने कुछ यूरोपीय देशों से पैक्ट कर लिए तो निश्चित रूप से बताता है कि हम सॉवरीन नेशन हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम हमारे आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में किसी पर भी डिपेंड नहीं है। तो अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी कि जहां पर कई नेशंस के ऊपर दबाव बना हुआ है कि आप कुछ देशों से पैक्ट ना करें, रशिया का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रेशर है, वहीं पर हम लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी है और हमने सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं और इस टेंशन के दौर में भी यूरोप कंट्रीज से हमने हाथ मिलाया है। हम सॉवरीन नेशन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की पहली लाइन है सॉवरीन। अब देखिएगा नाटो कंट्रीज, यूरोप की बात की जा रही है, तो देखिए विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2022। तो भारत और नॉर्डिक देशों की एक बैठक आयोजित की गई 2022 में। इट वाज सेकेंड समिट। तो भारत और नॉर्डिक देशों की यह दूसरी बैठक थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुई और क्योंकि अच्छा तरीका है आधुनिक तकनीक का, भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। तो भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए और जो नॉर्डिक नेशंस थे, आप सब देखिए इस समिट को होस्ट किसने किया। इसमें इस समिट को अध्यक्षता इस समिट की किस देश के द्वारा की गई। फिनलैंड नाम है, डेनमार्क नाम है, स्वीडन है, आइसलैंड है। आप सारे स्टूडेंट आंसर टिक कर लीजिए। इंडिया नॉर्डिक नेशन समिट 2022 इट वाज होस्टेड बाय डेनमार्क। तो वो कौन सा देश है? डेनमार्क है, जिसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो हमारा एक समझौता उनके साथ हुआ है, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। अब क्योंकि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, वहीं पर नॉर्डिक नेशंस चर्चा में देखिए एक मैंने आपको हाईलाइट किया है, आइसलैंड। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आइसलैंड आपके सामने लिखा है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं नंबर 2 फिनलैंड। देखिए इसमें नंबर 2 पर मैंने यहां दे दिया है फिनलैंड। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की बात करते हैं तो नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक और नेशन पर 4 स्वीडन। आपके सामने यहां पर है स्वीडन। मैंने मैप को शो किया आप लोगों के सामने। और अगर 5th कंट्री की बात कर रहे हैं, अभी आंसर में आपने टिक किया है, देखिए 5th कंट्री है आपकी डेनमार्क। ये जो मेजर 5 कंट्रीज है, द नॉर्डिक कंट्रीज आर अ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन इन नॉर्दर्न यूरोप। अभी ध्यान रखना यूरोप, और यूरोप में भी जो नॉर्दर्न यूरोप है, उत्तरी यूरोप है, ये कंट्रीज वो है लगभग वहीं पर सिचुएटेड हैं। तो आप लोगों के लिए नॉर्डिक कंट्रीज का इंट्रोडक्शन क्या बना कि जो उत्तरी यूरोप है उसकी जो ये 5 प्रमुख कंट्रियां हैं, ये नॉर्डिक नेशंस कहलाती है। एंड द नॉर्थ अटलांटिक, वो अटलांटिक क्या है? वो महासागर है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको मिलाकर नॉर्दर्न कंट्रीज इंडिकेट किया जाता है। इट इंक्लूड्स द सॉवरेन स्टेट्स ऑफ, तो ये जो है सॉवरेन क्या है? संप्रभु राष्ट्र, उनको शामिल करती है। अब वो जो संप्रभु राष्ट्र हैं वो कौन से? 5 आपके सामने मैंने दिए हैं। तो मेंबर कंट्रीज ऑफ नॉर्डिक नेशंस, वो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज की जो बैठक आयोजित की गई, वो जो होस्टेड की गई, वो जो अध्यक्षता की गई, वो किसके द्वारा की गई? डेनमार्क के द्वारा। आपके करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन मई के रेफरेंस में क्लियर कर दिया है मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लिखा है आईसीसी T20। विच कंट्री इज रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द आईसीसी T20 रैंकिंग? आईसीसी जो क्रिकेट के संदर्भ में, जैसे फुटबॉल के लिए फीफा शीर्ष संस्था है,
अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट के लिए आईसीसी, इट इज आल्सो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टॉप रैंकिंग में किस देश को हाल ही में स्थान दिया? देखिए इतने आंसर्स में, हां बिल्कुल इंडिया। इंडिया टॉप रैंकिंग में चल रहा है। तो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा जानकर, हमारा देश लगातार स्पोर्ट्स में इंडिया अपनी एक पहचान बनाए हुए है क्रिकेट के क्षेत्र में, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए करंट अफेयर्स में न केवल स्पोर्ट्स है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और यात्राएं, बुक्स हैं, ऑथर हैं, मोर देन वन फील्ड, वो सब अपडेट होते हैं आपके। अगली स्लाइड को देखेंगे हम लोग। आरबीआई हैज हाइक्ड द पॉलिसी रेपो रेट बाय हाउ मच बेसिस पॉइंट? तो सारे स्टूडेंट सुनेंगे कितने बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को आरबीआई ने अभी बढ़ाया है। तो देखिए एक तो मैं यहां पर इस टॉपिक को जब आपको डिस्कस कर रहा हूं, कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं, आप उसको नोट करते रहे इस क्वेश्चन के आंसर से पहले। अब सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शंस तो आपके पास है 30 बेसिस पॉइंट, 35 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट, 45 बेसिस पॉइंट। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आप इस टॉपिक पर विचार करिए, आंसर पे आप विचार करिए। आपको याद होना चाहिए बैंक के लिए, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ जैसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट से हाइक किया है। अब सारे स्टूडेंट सुनेंगे ये टॉपिक। बैंक और बैंक पीओ वाले स्टूडेंट को तो हम फिजिकल क्लासेस में तो हमेशा एडवाइस करते थे कि जब भी आप एग्जाम देने जाए, टीचर ने जो भी कुछ रेट्स आपको इंडिकेट किए हैं उसकी जगह जाने से पहले लेटेस्ट अपडेट करें। क्यों? ये इंस्टेंटली फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर रिसेशन चल रहा है, आरबीआई को लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को रिवाइज करना है, कर सकते हैं। तो साल में कितनी बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो भी आपके पॉलिसीज हैं, जो बैंक रेट्स हैं, उनको कितनी बार रिवाइज किया जाता है? देखो पहले 4 बार का नियम था कि साल में 4 बार ऐसा होगा। फिर एक नियम यह भी है कि आरबीआई को जब भी ऐसा लगे तो ऐसा मोटे मोटे रूप पे कह देते हैं साल में 4 बार ऐसा होता है, रिवाइज होती है। लेकिन ना, मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू होता है कोई ऐसा नियम नहीं है। आरबीआई को जब भी लगे वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने का राइट रखती है। अब सारे स्टूडेंट्स ने, अब यहां एक टर्म आया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे अधिकार है, बताइए भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक तो ये जीके का क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी? वो हेडक्वार्टर है किसका? हेडक्वार्टर है आपका आरबीआई का। अब देखिए मुंबई की बात की जाए, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर। अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर मुंबई। ट्रेडिशनल जीके में लिख लीजिए, मुंबई इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? मुंबई। पॉलिटिकल कैपिटल कौन सा शहर है? दिल्ली। वो न्यू दिल्ली कैपिटल है आपके देश की, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में फेमस है कौन सा शहर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर नोट कर लीजिए, रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दी गई। अब मैंने यहां पर 16 मई का अपडेट शेयर कर दिया। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे, इस स्लाइड को रिवाइज करना है आपको। लेटेस्ट आरबीआई की साइट पर जाकर लेटेस्ट बैंक रेट्स को चेक करना है। ये एज ऑन डेट 16 मई है, तो 16 मई तक के लिए अपडेटेड है। तो आपके सामने एक चार्ट दे रखा है मैंने। रेपो रेट 4.40%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 4.15%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65%, बैंक रेट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बेस रेट और अदर्स।
तो आप इस चार्ट से अपने को जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे SLR होता है, CRR होता है, वो सब मैंने यहां पर शो किया है ना, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये मैंने आपको शेयर किया, इन्हें नोट कर लीजिए 16 मई तक के लिए। अब देखें यहां पर क्योंकि रेपो रेट की चर्चा हुई है, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं उसकी डेफिनेशन के बारे में। बैंक एग्जाम में इंटरव्यू तक पूछते हैं। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां पर देखेंगे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भारत के कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लोन लेते हैं, तो रेपो रेट को जब समझना है तो आप सुने स्टूडेंट्स, जब भारत के कमर्शियल कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, जब सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट टर्म, इस टर्म को आप अंडरलाइन करना, लघु अवधि के लोन लेते हैं, तो बैंक ने अगर लोन लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो बैंक कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे किसको? RBI को। तो शॉर्ट टर्म के जो लोन लिए जाते हैं और इस पर कमर्शियल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रेपो रेट। तो ये जो लोन मिलता है, जैसे हमें बैंक से लोन लेना है तो हम सिक्योरिटीज रखते हैं, मकान के कागजात रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, उसके अगेंस्ट हमें लोन मिलता है, इन्हें कहते हैं प्रतिभूति। स्टूडेंट, सिक्योरिटीज को हिंदी में क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज को कहा जाता है हिंदी में प्रतिभूति। तो बैंक भी अपनी सिक्योरिटीज जमा करती तभी लोन मिलता है। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक पैक्ट होता है कि जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटीज आपको बेची हैं, उन्हें मैं वापस खरीद लूंगा, तो बैंक वापस सारा लोन दे चुकाकर उन्हें वापस अपने आप पास लेता है। इसी को कहते हैं, इसीलिए इट नोन एज रीपर्चेज ऑप्शन। व्हाट इज रेपो रेट? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रेपो रेट? आप जब कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे, अगर बैंकिंग इंटरव्यू में रेपो रेट की डेफिनेशन पूछते हैं, आपको डेफिनेशन के बाद फुल फॉर्म भी बतानी है, याद रखिएगा, इट इज रीपर्चेज ऑप्शन। तो आपका लेटेस्ट मैंने अपडेट कर लिया है, 40 बेसिस पॉइंट आपका आंसर है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। 40 बेसिस पॉइंट से अभी हाइक की है रेपो रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखें, दिल्ली की बात कर रहे हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी टू ओनली दोज हु आस्क फॉर इट फ्रॉम अक्टूबर 2022? तो क्या पंजाब में ऐसा हुआ, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? आपका आंसर जो मैंने पहले ही बता दिया है गलती से, तो वो न्यू दिल्ली में अभी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर जो नया प्रोविजन आया है वो मैंने आपसे शेयर किया कि जो इसकी डिमांड करेंगे उन्हीं को ये सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो प्रावधान है, ये प्रोविजन है, किस स्टेट में लागू किए गए? दिल्ली। अब सारे स्टूडेंट सुने, जीरो बिल, कोई बिल और कोई राशि नहीं ली जाएगी। दिल्ली के वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर जो प्रोविजन है, 0 रुपीज, कोई बिल, नो बिल, अप टू 200 यूनिट्स, 200 यूनिट तक कोई राशि बिल की नहीं होगी, फ्री दी जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं 201 से 400 यूनिट तक अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है तो आपको सब्सिडी कितने रुपए दी जाएगी? 800 रुपए। तो हालांकि ये बहुत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है दिल्ली में, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली सब्सिडी देने वाला राज्य है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है थोड़ा सा एडिशनल, ताकि आपको याद रहे। मई के करंट अफेयर्स में देखिए एक नाम आया था आपके लिए, चंद्रयान, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वो जो आपकी अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है और इसी को आप लिखते हैं मून, और इसके लिए पूरे वर्ल्ड में आपने एक प्रोसेस किया था चंद्रयान। मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा घूमता है तो केवल इसका एक साइड ही आपको अपीयर होती है, एक साइड अपीयर होती है, और अर्थ से हम मून की केवल एक साइड देख पाए।
और इसके जो पोल हैं, इसके जो ध्रुव हैं, उनमें से एक ध्रुव तो है, अपोजिट साइड तो ऐसी है जिसका आज तक कोई इमेज नहीं ली गई थी। पहली बार चंद्रयान जब लॉन्च किया इंडिया ने, वहां पर एक ब्लास्ट किया गया और जो लाइट अपीयर हुई उतनी ही देर में सैटेलाइट ने फोटो लिए। तो दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार नासा ने भी इसे फॉलो किया है कि इसरो ने जो टेक्नोलॉजी अपनाई कि एक ब्लास्ट कीजिए और एक जो लाइट अपीयर होगी उतनी देर में डार्क साइड की इमेजेस ले लीजिए। चंद्रमा का दूसरा भाग पूरी दुनिया ने अगर देखा तो उसका श्रेय जाता है हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन इसरो को। तो पूरी दुनिया को चांद का पिछला भाग हमने दिखाया चंद्रयान के द्वारा। अब देखिएंगे, हम एक क्वेश्चन जीके का पढ़ने जा रहे हैं अपने आप में। मंगलयान, हमने मंगल पर यान भेजा था और चंद्रमा पर भी यान भेजा, या हमने सैटेलाइट भेजा जो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर होगा। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन। तो एक तो वीनस मिशन के संदर्भ में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं शुक्र। ये वीनस किसका नाम है? शुक्र ग्रह का नाम है। शुक्र के लिए एक मिशन चलाया गया है भारत के द्वारा, उसे नाम दिया गया वेनेरा, वेरिटास, शुक्रयान, आयुष्मान। सारे स्टूडेंट्स लिख लीजिए, हमने चंद्रमा के लिए चंद्रयान का प्रोजेक्ट चलाया था, मंगलयान चलाया था मंगल मार्स के लिए, और भारत जो अपने शुक्र की रिसर्च के लिए, शुक्र ग्रह की रिसर्च के लिए जो आपका यान भेजेगा, जो मिशन चलाएगा, उसका नाम क्या दे दिया गया है? शुक्रयान। तो शुक्र की हम रिसर्च करेंगे। अब देखिए, वो जो सन है, उसके बाद एक प्लेनेट है मरकरी, उसके बाद एक प्लेनेट है जिसे आप लोग लिखते हैं वीनस, इसके बाद आपकी अर्थ आ जाती है, इसके बाद मार्स आ जाता है, जुपिटर, सैटर्न। तो देखिए, जो वीनस सैटेलाइट वीनस है, इसके ऊपर सल्फर गैस है, इट इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वीनस पर क्योंकि सल्फर गैस है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है पर उसका इमिशन नहीं होने देती। सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, वो मरकरी, बुध एक नंबर सूर्य से सबसे कम दूरी पर है, लेकिन वीनस उसके बाद है। सल्फर के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट इज हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं सूर्य के सबसे पास में कौन है, इट इज मरकरी, बुध है। नंबर 2 पर है वीनस, लेकिन वीनस सोलर सिस्टम में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे हॉटेस्ट है। तो ये जो शुक्र है वो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, यह सबसे तेज चमकता है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। अब अर्थ जो है वीनस और मार्स के बीच में सिचुएटेड है, लेकिन मार्स और वीनस से तुलना करें तो पृथ्वी के निकटतम क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ कौन सा है? वीनस। वीनस हैज नो सैटेलाइट। वो जो सोलर सिस्टम है उसमें एक तो मरकरी का सैटेलाइट नहीं है और वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे हमारी अर्थ का सैटेलाइट है मून। फोबोस और डोबोस सैटेलाइट है किसके? मार्स के। तो आपके सोलर सिस्टम के 2 प्लेनेट जिनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मरकरी एंड वीनस। वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सारे स्टूडेंट सुनना, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अर्थ जब रोटेट होती है अपने एक्सिस पर घूमती है, वेस्ट टू कैसे घूमती है? ईस्ट। लेकिन जो वीनस है यूरेनस की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो अपने एक्सिस पर अर्थ जो घूमती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन घूमता है, कौन घूर्णन करता है? वीनस। वीनस गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। देखिए, ये ज्योतिष में, मान्यताओं में किसका प्रतीक माना गया है? खूबसूरती का, वो प्रेम का प्रतीक माना गया है। इसका नाम किसके आधार पर है? रोमन की प्रेम की देवी। वो जो प्रेम की देवी है उसके नाम पर, रोमन देवी के नाम पर इसे कहा गया वीनस, और हम लिखते हैं शुक्र। तो हम लोगों ने शुक्रयान की चर्चा की है, मैंने शुक्र की एक इमेज आपसे शेयर की है। देखिए, इसकी अपीयरेंस देखिए, हॉटेस्ट दिखाई दे रही है। हां, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।